कि जैसे गुरु आपके ज्ञाति कारक है ना, वो बैठे हैं मेष राशि में, है ना। तो अब हम देखेंगे दशा में मेष राशि कब कब आ रही है। तो मेष राशि चर दशा में हम गए, एरीज चली थी आपको 2010 से 2010 अक्टूबर से 2018 अक्टूबर तक मेष राशि की दशा चली थी आपको। और मेष में मेष कब चली, मेष में मेष चली थी 2018 फरवरी से 2018 अक्टूबर तक। यानी कि ये टाइम पीरियड हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिक्कत में बता रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। हाँ खराब था सर, काफी खराब था। 2018 में मैं बहुत बीमार पड़ती थी और फिर बाद में एक्सेसिव, जी मुझे याद है। बाद में क्या, बाद एक्सेस मतलब जितना भी मैं इतना जो बीमार में पड़ी होंगी ना, सबसे ज्यादा वो 2018 में पड़ी थी। अच्छा अभी तक का सबसे ज्यादा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कारक होते हैं ये डिवाइड कैसे करें, मतलब ये कैसे बनते हैं। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है ना हमारा कुंडली में, सबसे हाईएस्ट डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री जिस प्लेनेट की होती है, वो हमारा आत्मकारक बनता है। ओके, जैसे कि मेरे केस में शायद से मर्क्यूरी है। हाँ आपके केस में 27 डिग्री पर मरकरी है। मरकरी 27 डिग्री से आगे कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा 27 पे मरकरी है, तो इस वजह से आपके आत्मकारक बने मरकरी, ठीक है। और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है वो बनता है अमात्य कारक। सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट बनता है अमात्य कारक। अब देखो शनि आपके 21 डिग्री पे है ना, 27 से नीचे सबसे पहले 21 डिग्री पे शनि है, इस वजह से वो अमात्य कारक बने आपके। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो थर्ड हाईएस्ट डिग्री पे होता है वो बनता है आपका भ्रातृकारक, ठीक है। ऐसे ही चौथे नंबर पे जो डिग्री लिए बैठा होता है सबसे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहे हैं हम, तो चौथे पे जो आता है वो आता है मातृकारक, पांचवे पे आता है पुत्रकारक, छठे पे आता है ज्ञातिकारक, और सबसे आखिरी में जो सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट होता है वो बनता है हमारा दाराकारक। अच्छा, अब जैसे आपके केस में सूर्य ताराकारक है, लास्ट है, लास्ट सबसे लास्ट दाराकारक और सबसे पहला आत्मकारक। मातृ के बाद फिर क्या था सर? मातृ के बाद पुत्रकारक पीके, ओके। और उसके बाद ज्ञाति कारक, ज्ञाति या ज्ञाति भी बोल देते हैं लोग, तो ज्ञाति बोल लो चाहे ज्ञाति एक ही बात है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में दारा कारक, ठीक है। तो आपके दारा कारक सूर्य बने, क्योंकि सूर्य 3 डिग्री के हैं, 3 डिग्री सबसे कम डिग्री पे आपके कुंडली में जो प्लेनेट है वो है सूर्य 3 डिग्री पे, इसलिए वो बन गए आपके दारा कारक, ठीक हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो तो सर जितना लो डिग्री होगा उतना वो वीक प्लैनेट है ऐसा? वीक नहीं, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं लेना हमने, ये तो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था कि ये बने कैसे। ये अब जैसे आपका आत्मकारक मरकरी बना, तो वो मरकरी ही क्यों बना, कोई और प्लेनेट क्यों नहीं बना, ये समझाना चाह रहा था मैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग का नहीं ऐसे लेते हम, ठीक है। अच्छा अब ये जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, इसके नियम बिल्कुल अलग से हैं, मतलब है जैमिनी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो देखो सबकी मदर है, मतलब सारी साइंसेस की मदर है, मतलब है ना, पाराशर जी ने ही, क्योंकि सब पर जो बाकी फील्ड्स हैं जैसे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भी कनेक्टेड तो है कि भाई राशि है ग्रह हैं, पर इनका जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे राशियों की दशाएं होती हैं इसमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे ही राशियों की ही दृष्टि होती है, ना कि ग्रहों की। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों की दृष्टि पढ़ी थी हमने कि सूर्य सप्तम पे देखता है, मतलब बाकी सारे ग्रह अपने से सप्तम देखते हैं, और गुरु मंगल और शनि जो है उनके पास स्पेशल दृष्टियां हैं। गुरु के पास पंचम नवम है, और मंगल के पास चतुर्थ अष्टम है, और शनि के पास तीसरी और 10वीं है ना, यही तो पढ़ा था। तो ये दृष्टियां हम लेते हैं, देखते थे ग्रहों की उसमें। अब इसमें क्या है, इसमें राशियों की दृष्टियां होती है। राशियों की दृष्टियां कैसे होती हैं कि जितनी भी चर राशियां होती है ना, मूविंग मूविंग जो साइंस होती हैं, जैसे मूविंग साइंस कौन से हो गए, मेष, कर्क, तुला और मकर, 1 4 7 10 बताया था ना मैंने, ये पहले जब क्लास करी थी बताया था कि स्थिर राशियां, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव। तो चर राशियां होती हैं
फिर स्थिर राशियां होती है 2, 5, 8, 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये हो गई स्थिर राशियां यानी फिक्स्ड। ठीक है, ये तो मैंने अरे प्रेजेंटेशन आपको शेयर भी करी थी पिछली बार भी, मैंने दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको शेयर करा था ना पिछली बार। तो एरीज के आगे लिखा हुआ मूवेबल है ना, यानी ये चर राशि है, चर राशि है। इसके बाद कर्क, कैंसर के आगे लिखा, देखो कैंकर के आगे लिखा मूवेबल, ये है मूवेबल। इसके बाद लिब्रा के आगे लिखा है तो लिब्रा है। इसके बाद कैप्रिकॉन के आगे लिखा, तो यानी 1, 4, 7, 10। अच्छा, इसको सबसे अच्छा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ समझने का ना। इसका सबसे आसान तरीका देखो, ये हाथ है, हाथ में हमारे अंगूठे को छोड़ दो, सबसे ये जो 4 उंगलियां इसको पकड़ो, इसमें ये पहली मतलब ये इसमें ना आपने इसमें 3, एक उंगली में हमारे 3 कॉलम है, 3 कॉलम है ना, है ना। और तो 4 उंगली में कितनी हो गई, 4, 3 जा 12, तो 12 ही राशियां हैं, है ना। तो ऐसा समझो जैसे पहली एरीज, यहां से शुरू करो, एरीज, फिर टॉरस, फिर कौन सी, जेमिनी, फिर कैंकर, फिर लियो, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, फिर बाद में स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, फिर बाद में कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। 12 हो गई पूरी। अब इन 12 में चर, स्थिर और द्विस्वभाव इन्हीं में ही है। अब चर को कैसे देखेंगे, जितनी भी ऊपर वाला कॉलम है ना, आपके सबसे ऊपर वाला कॉलम है चारों, ये सारी चर राशियां हैं, मूवेबल। हाँ मूवेबल है। अब मूवेबल में देखो सबसे पहले आएगी एरीज, फिर दूसरी उंगली पे सबसे ऊपर आएगी कर्क, कैंकर, है ना। फिर तीसरे नंबर पे आएगी, तीसरी उंगली पे सबसे ऊपर आएगी चर राशि आपकी तुला। फिर चौथे नंबर पे सबसे ऊपर उंगली पे आएगी आपकी मकर। तो ये चर राशियां हो गई, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, ये चर राशियां हो गई। इसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है, जो मिडल वाला जो कॉलम है, उसमें आएंगी स्थिर राशियां। स्थिर, अच्छा मैं ये बिल्कुल फिक्स इसलिए है क्योंकि 12 ही राशियां हैं और 4 ही बटी हुई हैं, तो 4 बट गई, अब नीचे वाली स्थिर हो गई और सबसे नीचे वाला कॉलम हो गया डुअल का, यानी द्विस्वाभाविक। ओके, जो दोनों भी है, दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें नीचे वाला सबसे डुअल वाली ना, सबसे नीचे वाली डुअल हो गई, बीच वाली फिक्स्ड हो गई, यानी है ना, और सबसे ऊपर वाली मूवेबल हो गई। तो ऐसे आपको हाथ में यदि आप रखोगे ना, तो आपको इजी हो जाएगी, मतलब बताने के लिए भी और समझने के लिए भी कि हाँ भाई ये फिक्स्ड राशियां हैं, ये चर राशियां, ये वो है, और ये डुअल है, यानी वो है द्विस्वाभाविक। ठीक है। तो अब हाँ, इसमें दृष्टियां कैसी होती हैं, इनमें राशियों की दृष्टियां होती हैं। तो दृष्टियां कैसे होती है, जो भी चर राशियां होती है ना, वो अपने से जस्ट आगे वाली स्थिर राशि को छोड़कर बाकी स्थिर राशियों को देखती है। अपने राशि को छोड़ के बाकी जो दोबारा स्थिर राशि, सुनो, जितनी भी चर राशियां होती हैं, यानी जितनी भी मूवेबल साइंस होती हैं, वो अपने से जस्ट अपने से आगे वाली राशि को छोड़कर बाकी राशियों को देखती है। नहीं समझा। हाँ मैं समझाऊंगा ना, अभी जस्ट लिख लो, मैं समझाऊंगा फिर इसको। अब मूवेबल, हाँ, जितने भी मूवेबल साइंस हैं, वो अपने से जस्ट आगे वाली अपने से जस्ट आगे वाली फिक्स्ड साइन को छोड़कर, यानी स्थिर राशि को छोड़कर बाकी फिक्स्ड साइंस को देखते हैं, यानी बाकी स्थिर राशियों को देखती है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज है कि जितनी भी फिक्स्ड राशियां हैं, जितनी भी स्थिर राशियां हैं, वो अपने से जस्ट पीछे वाली चर राशि को, यानी मूवेबल साइन को छोड़कर बाकी चर राशियों को देखती है। लिख लो ये चीज कि जितनी भी मूवेबल साइंस हैं और जितनी भी फिक्स्ड राशियां हैं, वो अपने से जस्ट पीछे वाली चर राशि को छोड़कर बाकी चर राशियों को देखती है ना। और जितनी भी, अब तीसरा पॉइंट लिखो, जितनी भी मूवेबल, जितनी भी डुअल साइंस है, यानी जितनी भी द्विस्वाभाविक राशियां हैं, वो एक दूसरे को देखती है। अभी जस्ट लिख लो, फिर अब इसको समझाऊंगा कि कैसे ये देखना है। जितने भी सर क्या, जितनी भी वो है ना डुअल साइंस है, द्विस्वाभाविक राशियां। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ गए ना, देखो हमारा फिक्स्ड हो गया, हमारा मूवेबल हो गया,
अब हमारा बचा क्या, द्विस्वाभाविक राशियां तो बची। तो जितनी भी द्विस्वाभाविक राशियां हैं, तीसरा पॉइंट लिखो, जितनी भी द्विस्वाभाविक राशियां हैं यानी जितनी भी डुअल साइंस हैं, वो अपने आप को देखते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को देखती हैं अपने आप में ही। ना ही चर को देखेगी द्विस्वाभाविक राशि, ना ही चर राशियों को देखेगी, ना ही स्थिर को, वो अपने आप को ही देखेगी, अपने मतलब डुअल साइंस को ही देखेगी। अब इसको देखते कैसे हैं, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसको देखते कैसे हैं। अब ये देखो कि यदि आपको देखना है कि ये आपकी कुंडली में ये मेष राशि है, मेष राशि में जहां शनि और गुरु बैठे हैं, ये आपकी मेष राशि हो गई। अब ये देखो कि मेष राशि किन किन राशियों को देखेगी। तो मेष राशि अपने से जस्ट, मेष राशि कौन सी राशि है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मेष राशि है चर राशि, मूवेबल साइन है। तो ये जो मूवेबल जो मेष है, ये अपने से जस्ट आगे वाली स्थिर राशि, अपने से हाँ जस्ट अपने आगे, इसके जस्ट आगे वाली स्थिर राशि कौन सी हुई, वृषभ यानी टॉरस, है ना। ये जस्ट आगे वाली हो गई ना इससे जी भाई। ऐसे ऐसे जैसे मैंने उंगली में दिखाया था, ऐसा ये एरीज हो गई, ठीक है जी। ये एरीज हो गई। इसको छोड़ के वो ये वालों को देखेगा। हाँ, अब अपने से जस्ट आगे वाली यानी इसको छोड़कर, टॉरस को छोड़कर वो इनको देखेगा, यानी सिंह को देखेगा, 8वीं यानी वृश्चिक को देखेगा, और 11वीं यानी कुंभ को देखेगा, यानी एक्वेरियस को देखेगा। समझ गए। तो ये मेष राशि आपकी सिंह को देखेगी, यानी यहाँ शुक्र को देखेगी, जहाँ शुक्र बैठे हैं सिंह राशि। 8वीं वृश्चिक यानी यहाँ नवम भाव को यहाँ देखेगी, और 11वीं यहाँ जहाँ चंद्रमा बैठे हैं यहाँ देखेगी। ये मेष राशि वृषभ को छोड़कर, ये वृषभ इसके आगे जस्ट आगे हो गई ना वृषभ, तो इसको छोड़कर बाकी स्थिर राशियां कौन कौन सी हो गई, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो इनको देखेगी, इन तीनों को देखेगी। समझ गए। समझ गए। और ऐसे ही सेम टू सेम जो स्थिर राशियां, जैसे अब मान लो वृषभ को ले लो, चलो स्थिर राशि सबसे पहले वृषभ है, तो वृषभ राशि जस्ट अपने से पीछे वाली को छोड़कर, यानी हाँ मतलब ऊपर वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के वो बाकी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये अब जैसे वृषभ राशि है, तो अपने से पीछे वाली को यानी मेष को छोड़कर वो बाकी चर राशियों को देखेगी, यानी कर्क को देखेगी, 3 को देखेगा, 3 को नहीं 4 को, 4 को, हाँ 4 है ना। 4 हो गई ना चर राशि, कर्क राशि, तो कर्क राशि को देखेगी मेष, वृषभ राशि कर्क को देखेगी, और किसको देखेगी, यहाँ देखो ना, देखो ये वृषभ राशि हो गई, तो वृषभ राशि मेष राशि को छोड़कर कर्क, तुला और मकर यानी 4, 7 और 10 को देखेगी। तो 4 को देखेगी, 7 यानी जहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं यहाँ देखेगी, और 10वीं यानी जहाँ केतु बैठे हैं यहाँ देखेगी। ठीक है, तो 4, 7, 10 को देखेगी कौन सी राशि, वृषभ राशि, है ना। वृषभ राशि मेष को नहीं देखेगी, मेष राशि वृषभ को नहीं देखेगी, क्योंकि वो आगे पीछे हो गई ना। मेष राशि अपने से जस्ट आगे वाले को नहीं देखेगी, और वृषभ राशि जस्ट अपने से पीछे वाले को नहीं देख, यानी ये दोनों एक दूसरे को ना देख करके बाकी चर और स्थिर को मतलब अपने आप में। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट आता है द्विस्वाभाविक। तो द्विस्वाभाविक की राशियां, जैसे मान लो मीन राशि का लग्न है आपका, द्विस्वाभाविक ही लग्न है आपका, है ना। तो मीन राशि जो है वो अपने आप को छोड़कर, अपने आप को तो खैर कैसे ही देख, अपने आप को तो कोई नहीं देखता, तो इसको बाकी द्विस्वाभाविक राशियों को मीन राशि देखेगी, जैसे मिथुन को देखेगी, कन्या को देखेगी और धनु को देखेगी। ओके। अब ऐसे ही जो दूसरी द्विस्वाभाविक राशि ले लो, जैसे मिथुन ले लो, तो मिथुन राशि कन्या को देखेगी, धनु को देखेगी और मीन को देखेगी, यानी द्विस्वाभाविक राशियां एक दूसरे को ही देखती हैं, एक दूसरे को ही देखते हैं। हाँ, तो वो इजियर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट समझ गए। हाँ, वो कुछ नहीं, वो 1-2 बार करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, शुरू में लगता है थोड़ा सा, है ना। तो कहने का मतलब है इसमें दृष्टियां ऐसे लेते हैं हम लोग। अगर मान लो मेरे को देखना है कि शनि और गुरु किससे संबंध बना रहे हैं, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि शनि गुरु किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि शनि गुरु सूर्य बुध से बना रहे हैं, कि वो सप्तम सीधा बैठे हैं 7वें में, तो वो उनसे संबंध बना नहीं। इसमें हम देखेंगे कि वो मेष राशि में है, तो मेष राशि किन किन राशियों को देख रही है। तो मेष राशि सिंह को देख रही है, यानी जहां शुक्र बैठे हैं, यानी कि शनि और गुरु शुक्र से संबंध बनाएंगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और किसे बनाएंगे, 8वीं राशि, जहां यहाँ पर तो हाँ, यहाँ तो कोई ग्रह नहीं है, तो इससे नहीं। अब
और तीसरी राशि है कुंभ राशि, जहां चंद्रमा, यानी शनि और गुरु चंद्रमा और शुक्र से संबंध बनाएंगे। ओके। अब आप कहोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा हो रहा है, देखो कंसेप्ट डिफरेंट है बट नहीं सर, एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि हम पहले जो हमारी एस्ट्रोलॉजी जो हमने सीखी थी उसमें क्या होता था कि हम इसकी दृष्टि देखते थे, ग्रहों की, प्लैनेट्स की दृष्टि देखते थे, हाँ 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 correct? और इसमें यही हो रहा है कि हम अभी राशियों की दृष्टि देख रहे हाँ, हैं, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। बस इतना ही है। अब उनकी दृष्टि देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस वजह से वो राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो भी उसी के अनुसार संबंध बनाएंगे, राशियों के हिसाब से ही संबंध बनाए, क्योंकि यानी कहने का मतलब ये है, वहां वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चलती है ज्यादा और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की ज्यादा चलती है। राशियों की ही दृष्टियां होती हैं, राशियों की ही दशाएं होती हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की ही दशाएं होती हैं और ग्रहों की ही दृष्टियां होती हैं, ग्रह ही संबंध बनाते हैं। यहाँ पर राशियां संबंध बनाती हैं, राशियों में जो ग्रह बैठे होते हैं वो उस हिसाब से संबंध बनाएंगे जो जो राशियां बनाएंगी, समझ रहे हो, कहने का मतलब है ऐसे। अब चलो ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, अभी इसमें और भी एक दो चीज हो रहा है, जैसे उपपद लग्न वगैरह वगैरह, वो अभी एक दो पॉइंट ही रहेगा, वैसे मोटा मोटा तो अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें ना प्रिडिक्शन करनी बड़ी सरल होती है। इसमें क्या है, जैसे मान लो, अब जैसे आपके जो ज्ञाति कारक हैं वो गुरु हैं, गुरु आपके ज्ञाति कारक है, जी के लिखा है ना मैंने ज्ञाति कारक बताया, जो ज्ञाति कारक वो प्लैनेट होता है जो डिजीज देता है, ऑब्स्टिकल्स देता है, खर्चे देता है, 12th हाउस है ना, 6/12 के रिजल्ट देता है, वो ज्ञाति कारक देता है। अब ज्ञाति कारक गुरु हैं, वो बैठे हैं शनि के साथ, वो बैठे हैं शनि के साथ और संबंध बना रहे हैं चंद्रमा और शुक्र से। गुरु चंद्रमा और शुक्र से भी संबंध, क्योंकि वो मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि सिंह राशि से और कुंभ राशि से संबंध बना रही है, तो वो उसमें बैठे ग्रहों से भी संबंध बना रहे हैं। तो गुरु जो है ज्ञाति कारक, वो शनि से भी बना रहे हैं, शुक्र से भी बना रहे हैं और चंद्रमा से भी बना रहे हैं संबंध, 3 ग्रहों से संबंध बना रहे हैं ज्ञाति कारक आपके, ठीक है। अब मान लो आपको बताना है किसी व्यक्ति को, चलो ये तो खैर आपकी कुंडली है, तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिजीज देखते थे 6th लॉर्ड के, मतलब 6th लॉर्ड कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, उस हिसाब से हम डिजीज देखते थे। इसमें हम डिजीज देखेंगे ज्ञाति कारक किसके साथ बैठा है और किससे संबंध बना रहा है, उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट देगा, डिजीज वगैरह देगा कौन, वो ज्ञाति कारक, है ना। अब पर फिर से हाँ मैं इसको समझा रहा हूँ दोबारा से, कि आपका जैसे ज्ञाति कारक गुरु है, जी के लिखा है ना, रेट्रो गुरु रेट्रो है आपके वक्री है, उसके आगे जी के लिखा है, तो जी के यानी ज्ञाति कारक, तो ज्ञाति कारक गुरु है। अब गुरु बैठे किसके साथ है, शनि के साथ, तो पहला ग्रह तो हमें शनि नोट कर लेना है कि शनि है। दूसरा हमें क्या देखना है कि गुरु किस किस से संबंध बना रहे हैं, तो गुरु शुक्र से और चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, दृष्टि जो है वो राशियों की ले रहे हैं ना हम, तो वो राशियों की दृष्टि जब ले रहे हैं तो वो राशियों की दृष्टि के हिसाब से गुरु शुक्र और चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं जी। तो अब हमारे पास 3 प्लेनेट आ गए, शनि शुक्र और चंद्रमा, तो गुरु जो है वो शनि से शुक्र से और चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। और गुरु क्या थे, हमारे ज्ञाति कारक, यानी कि जो डिजीज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th लॉर्ड को देखते थे कि 6th लॉर्ड किसके साथ बैठा है, हम देखते थे ना कि 6th लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा, उस भाव उस ग्रह से संबंधित हम प्रिडिक्शन निकालते थे, फिर आगे जाकर एडवांस करते थे। तो ऐसे ही इसमें हम 6th लॉर्ड को नहीं लेते, इसमें हम ज्ञाति कारक को लेते हैं, क्योंकि ज्ञाति कारक 6ठे भाव का कारक है एस्ट्रोलॉजी के, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो ज्ञाति कारक गुरु है, तो गुरु शनि शुक्र और चंद्रमा से संबंध बना रहा है, तो शुक्र चंद्रमा और शनि से संबंधित व्यक्ति को परेशानी देगा गुरु, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, है ना। जो भी कुछ दिक्कतें आएंगी, डिजीज वगैरह की कोई इशू आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो इशू देगा इसमें गुरु। हमें इसमें ये नहीं देखना कि छठा लॉर्ड कौन है, छठा लॉर्ड तो आपके सूर्य है, 6th लॉर्ड, तो हमें ये नहीं देखना कि सूर्य बुध के साथ बैठे हैं और वो शनि और गुरु से संबंध बना रहे हैं, तो उस शनि गुरु और बुध से संबंधित
वो दिक्कत देंगी ना। इसमें लेना है हमने ज्ञाति कारक जो है गुरु, गुरु बना रहे हैं शनि, शुक्र और चंद्रमा से संबंध, तो हमें वो लेना है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अब जब इसे हम आगे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि और हाँ, और एक चीज और है कि जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करेंगे ना, ये वाली जब मैं आपको ये जो आज ये जो मैंने आपको नया कंसेप्ट बताया जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का, जब इसको हम आगे आगे करेंगे तो इससे जब हम प्रिडिक्शन देखेंगे, प्रिडिक्शन सेम ही आएगी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन आती है ना, प्रिडिक्शन तो सेम ही आएगी। कान आप कहीं से भी पकड़ो, जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे, ये मैसेज किसका आया? मैम का। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं ये कह रहा था जैसे मैथमेटिक्स में हम एक ही क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके होते हैं ना, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी एक प्रिडिक्शन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही है, वो तो सबसे मेन है ना, वो तो सबकी मदर है ना। उसके बाद ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एक सिस्टम है, यहाँ से भी हम ये पर मैं ये इस बार मैंने इस कोर्स में इसको ज्वाइन क्यों करा, ज्वाइन इसलिए करा क्योंकि हमारे पास ना कम से कम 2 सिस्टम तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम तो हम देखेंगे, फिर दूसरे सिस्टम चाहिए होता है हमें कंफर्मेशन के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। हाँ। फिर जब होता क्या है, फिर जब हम जब हम 2 सिस्टम देखते हैं ना, और जब दोनों में एक बात एक जैसी आंसर निकल जाता है, तो फिर हमें भी कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये चीज सही है, और वो होती भी है। मतलब कहने का मतलब है वो प्रिडिक्शन हमारी फिर एकदम एक्यूरेट निकल करके आती है। इसलिए हमें हमेशा 2 दशाएं लेनी है और 2 ही सिस्टम लेने हैं। तो दूसरी दशा ये हो गई चर दशा, ठीक है, एक विंशोत्तरी दशा हो गई और एक चर दशा जो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं 3 दशाएं देखता हूँ। विंशोत्तरी दशा सबसे पहले मैं विंशोत्तरी दशा देखता हूँ, फिर मैं चर दशा देखता हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें सिखाऊंगा कोर्स में, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की। और तीसरी दशा में देखता हूँ योगिनी दशा। योगिनी दशा का भी एक कंसेप्ट है, वो भी नक्षत्र बेस्ड दशाएं हैं, पर उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। देखता हूँ अगर इस कोर्स में अगर लगा तो बता दूंगा वो भी। तो मैं 3 दशाएं देखता हूँ, उसके बाद मैं किसी कंक्लूजन पे आता हूँ। जब मैं तीनों दशा से मेरे को चीज कंफर्म हो जाती है ना कि हाँ इस टाइम पे ये इवेंट होगा, तब मैं बोलता हूँ हाँ भाई इस टाइम पे ये इवेंट होगा। तो इस वजह से रिजल्ट जो है इस वजह से आते हैं एक्यूरेट, क्योंकि मैं 2-3 सिस्टम को लेकर चलता हूँ और 2-3 ही दशाओं को लेकर के चलता हूँ, फिर उनको मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके फिर देखता हूँ उनमें कि कैसे सब में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, फिर मैं लास्ट निकाल करके बताता हूँ व्यक्ति को, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने अपना पर्सनल अनुभव बताया आपको, मतलब पर्सनल जैसे मैं करता हूँ वो बताया मैंने आपको, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं लोगों के, मैं आपको बता रहा था कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से मतलब हम कनेक्ट करते हैं चीजों को, और फिर व्यक्ति को फाइनल रिजल्ट। हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि जैसे गुरु आपके ज्ञाति कारक है ना, वो बैठे हैं मेष राशि में, है ना। तो अब हम देखेंगे दशा में मेष राशि कब कब आ रही है। तो मेष राशि चर दशा में हम गए। एरीज चली थी आपको 2010 अक्टूबर से 2018 अक्टूबर तक मेष राशि की दशा चली थी आपको। और मेष में मेष कब चली, मेष में मेष चली थी 2018 फरवरी से 2018 अक्टूबर तक। यानी कि ये टाइम पीरियड हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिक्कत में बता रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। हाँ खराब था सर, काफी खराब था। 2018 में मैं बहुत बीमार पड़ती थी, और फिर बाद में एक्सेसिव, जी मुझे याद है। बाद में क्या? बाद एक्सेस मतलब जितना भी मैं इतना जो बीमार मैं पड़ी होंगी ना, सबसे ज्यादा वो 2018 में पड़ी थी। अच्छा, अभी तक का सबसे ज्यादा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड का वो दिखा रहा है ना। तो कहने का मतलब है, अब देखो कितना इजी था, मैंने कुछ करा थोड़ी, मैंने खाली ज्ञाति कारक देखा कि ज्ञाति कारक आपके कौन है, उनको देखा मैंने किस राशि में बैठे हैं, उन राशि की दशा देख ली मैंने कि वो राशि की महादशा आपको अभी जस्ट खत्म हुई है, 2018 में चल करके वो खत्म हुई थी, 8 साल में 8 साल चली थी। उसमें भी मैंने देखा कि एरीज में एरीज कब आई थी, मतलब मेष राशि में की महादशा में मेष राशि का ही अंतर कब आया था। तो वो मैंने देखा कि 2018 में जो अंतर आया था वो मेष राशि की महादशा में अंतर आया था मेष राशि का। तो इसलिए मैंने बोला कि 2018 में आपको
हेल्थ वाइज ये खराब बता रहा है ना, दिक्कत दे रहा है, दी उसने। तो अब कितना इजी था। तो कहने का मतलब है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी, मतलब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मैंने शुरू में बताया ना आपको कि ये बहुत ही सरल और सटीक विधा है ना। सटीक तो सारी ही विधाएं, बट ये थोड़ी सी सरल भी है। तो हम क्या करते हैं इसको, मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखता हूँ किसी चीज को, किसी इवेंट को, फिर मैं उसको कंफर्म करने के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी देखता हूँ। फिर जब मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे उस टाइम पीरियड में विंशोत्तरी दशा और चर दशा को मिक्स करके देखता हूँ कि हाँ भाई इस टाइम अच्छा। इसमें एक फायदा और भी है कि जेमिनी, ये जो राशियों की दशाएं होती है ना, ये छोटी छोटी भी मिलती है। जैसे जैसे ये देखो आप, जैसे इसी मेष की ही बात कर लो। जैसे मेष में अभी आपको मैंने बताया कि अक्टूबर कह रहा हूँ सॉरी, फरवरी 2018 से शुरू हुई थी, है ना, और अक्टूबर 2018 यानी 8 महीने चली सिर्फ जी अंतरदशा। तो कहने का मतलब है इसमें दशाएं जो है, अंतरदशाएं, वो कुछ महीनों की में भी मिल जाती है हमें, है ना। अब जैसे मान लो आपने विंशोत्तरी दशा में देखा कि गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, या शुक्र में शनि का अंतरा चल रहा है, तो मान लो वो 2-2.5 साल 3 साल का अंतर है। फिर मैंने सिखाया था उसमें प्रत्यंतर दशा में जाते हैं हम, फिर आगे प्राण सूक्ष्म में ऐसे जाकर के बताया था, है ना। अब मान लो आपने वहां देख लिया कि अंतरदशा देख लिया आपने सिर्फ कि हाँ इस अंतरदशा में इश्यूज आएंगे, इस इन 2-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर इश्यूज आने वाले हैं व्यक्ति को, आपने देख लिया हेल्थ वाइज। फिर आप आ गए चरदशा में, चरदशा में आपने देख लिया हाँ भाई अच्छा इस टाइम पीरियड, वो टाइम आपने देखा कि वो वहां पर वाली जो दशा है उस टाइम पीरियड में आपने यहाँ देख लिया। जैसे मान लो मैंने अंतरदशा वहां की देखी कि 2018 में 2018-19 में इश्यूज आएंगे। अब मुझे देखना है कि 2018-19 में भी कब आएंगे। तो या तो मैं, मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं वहां पर प्रत्यंतर में और ऐसे करके आगे जा करके और देखूं, फिर ट्रांजिट वगैरह देखूं, जो कि देखना भी चाहिए, वो तो देखते ही है खैर। पर उसके बाद क्या है, कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ आया, सीधा जंप करा मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पर मैंने दशा देखी कि इन महीनों के बीच में, अब मेरे को महीने आ गए मेरे पास, साल में भी 2 साल में भी 8 महीने आ गए। तो अब मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पीरियड में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ऐसे। तो कितना ईजी है कि नहीं है। एक्चुअली ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू वैदिक वाला। हाँ, इसमें जो सूत्र होते हैं ना वो काफी सरल होते हैं और सटीक भी काम करते हैं, है ना। सटीक तो करते ही हैं बट सरल भी होते हैं, मैंने इसलिए शुरू में बताया था आपको। तो इस तरीके से बस हमें देखना होता है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो भी कारक जिस भी उसको डिनोट कर रहा है, जैसे मान लो आत्मा कारक है, अरे अब ये 10 मिनट बाद शायद कटेगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो आत्मा कारक है ना, वो बंदे के मतलब जो व्यक्ति है उसके सेल्फ के बारे में बताता है ना। अब जैसे आपके मातृकारक है, 4th हाउस के जो बताते हैं मातृकारक वीनस है, तो वीनस बैठे हैं कहाँ, सिंह राशि में, है ना। सिंह राशि की दशा आएगी आपकी 2024 अक्टूबर, अंतरदशा बता रहा हूँ, 2024 अक्टूबर से फरवरी 2025 के बीच में चलेगी आपकी लियो की अंतरदशा। उस टाइम पीरियड में माता से संबंधित, घर परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ घटना घटेगी, है ना। ये हमें समझ में आ रहा मोटा मोटा, है ना। अब जैसे मान लो इससे पिछले वाली में चले जाओ, इसमें पीछे वाली में आपके ये टॉरस की जो महादशा थी, इसमें लियो का भाई अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021, यानी सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी सिर्फ 4 महीने की अंतरदशा आई थी लियो की। और लियो में बैठे हैं आपके शुक्र, शुक्र है आपके मातृकारक। तो कुछ ना कुछ 3-4 महीने का कुछ बता रहा है कि घर परिवार से रिलेटेड, होम एनवायरनमेंट, अपना डोमेस्टिक एटमोस्फेयर, आपकी माता, उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ, ये ऐसा मोटा मोटा तौर पर ये बता रहा है। सर मेरी मॉम एडमिट थी दिसंबर, ये जो टाइम था ना, हाँ, ये अच्छा। लियो का आप जो बोल रहे हैं, हम्म, तो ये 21 से लेके 2021 तक का। तो हाँ, मेरी मॉम दिसंबर में एडमिट हुई थी और उनका शुगर इतना हाई हुआ था कि उनको हमें एडमिट करना पड़ा। ओह, अच्छा अच्छा तो अच्छा ये काफी टफ टाइम था, मम्मी की तबीयत काफी खराब थी, ये जो जो टाइम है जो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अब, हाँ वही ना। अब देखो इसमें उनकी हेल्थ पे इश्यूज क्यों आए, अगर आप, मैं वैसे मैं बता चुका हूँ आपको ये चीज,
इतना मैं आपको बढ़ा चुका हूं कि इससे आप देख सकते हो कि हेल्थ में इश्यूज क्यों आए। अब आप मेरे को बताओ क्यों आए। क्या सर? मदर को हेल्थ इश्यूज क्यों आए, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये देखना। चलो मैं सर बताता हूँ, ये तो आप मैं बताता हूँ। नहीं नहीं मैं बता चुका हूँ, देखो मैं बताता हूँ। अब जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम। मैंने शुरू में बताया कि शुक्र जो है, शुक्र आपके मातृकारक है ना। जी शुक्र का संबंध किससे है, कौन कौन संबंध, जुपिटर संबंध बना रहे हैं ना शुक्र से। जी भाई राशि संबंध बना रहे हैं ना, तो राशि जो मेष राशि है, गुरु मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि में बैठ करके वो सिंह राशि से संबंध बना रहे हैं गुरु शुक्र से। और गुरु क्या है आपके, ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक है ना शुक्र, गुरु। नहीं समझे? जी मैंने बताया था ना कि ज्ञाति कारक जो गुरु है, देखो पहले मैंने गुरु को पकड़ा ज्ञाति कारक को आपके स्वयं के लिए, कि वो कहाँ बैठे हैं, वो मेष राशि में बैठे हैं। तो मेष राशि की जब महादशा में अंतरदशा आई तो आपको इश्यूज आए, है ना, यही तो हुआ। तो जब भी पर वो इसमें बैठे तो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम्स आए। अब नहीं, अब देखो वो मेष राशि में बैठा है ना ज्ञाति कारक आपके, तो मेष राशि की जब दशांतर दशा चली तो आपको इश्यूज आए। अब वो ही गुरु ज्ञाति कारक बन करके शुक्र से भी संबंध बना रहे हैं ना, और शुक्र आपके मातृकारक है। तो शुक्र जहां बैठे हैं सिंह राशि में, तो जब सिंह राशि का अंतरा आया तो आपकी माता को इश्यूज आए, ये मैं कह रहा हूं आपको। नहीं समझे? समझे। है ना भाई, ज्ञाति कारक डिजीज, ऑब्स्टेकल्स, परेशानी, पीड़ा, खर्चे, बताया ना 6, 6, 8, 12 भाव जैसे परिणाम देते हैं वैसे ज्ञाति कारक परिणाम देता है। तो वो ज्ञाति कारक संबंध बना रहा है मातृकारक से। मातृकारक है हमारी माता, जो हमारी माता को डिनोट कर रहा है वो मातृकारक हो गया। और मातृकारक बैठा है सिंह राशि में, और सिंह राशि की अंतरदशा चली, तो सिंह राशि की जब अंतरदशा चली तो माता को इश्यूज आए, आए ना। तो इस तरीके से देखना, कितना सिंपल था, नहीं है सिंपल और मजेदार नहीं है? मैं लिख लेती हूँ। वैसे तो आपके जो ये ज्ञाति कारक है ना गुरु, वो अमात्य कारक शनि के साथ बैठे हैं। जो ज्ञाति कारक गुरु हैं वो अमात्य कारक शनि के साथ बैठे हैं। अमात्य कारक प्रोफेशन, ज्ञाति कारक 6, 8, 12। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है ना ज्ञाति कारक का अमात्य कारक के साथ, तो मैं मतलब कहना पहले मैं सोच रहा था कहूँ या ना कहूँ, पर भाई मेरे को आपको पढ़ाना है, मेरे को समझाना है आपको, ठीक है। अब आपने अपनी कुंडली लगवा दी तो अब मैं क्या करूं। देखो अब देखो ऐसा है कोई बात नहीं, मैं कि ज्ञाति कारक जब अमात्य कारक से जुड़ जाता है, मतलब ज्ञाति कारक जिस भी ग्रह से संबंध बना लेगा ना, अब भाई ये ज्ञाति कारक जो है वो आपके शुक्र से भी संबंध बना रहा है, यानी मातृकारक से भी बना रहा है, चंद्रमा से भी बना रहा है, यानी भ्रातृकारक से भी बना रहा है, और शनि से भी बना रहा है। शनि के साथ बैठा है। शनि क्या है, अमात्य कारक, यानी प्रोफेशन में इश्यूज को दर्शा रहा है ये ज्ञाति कारक। समझ रहे हो? आप किसी की भी कुंडली उठाओ, किसी की भी जो व्यक्ति जो मतलब काफी लाइफ मतलब स्पेंड कर चुके हैं, काफी कुछ देख चुके हैं लाइफ में, काफी बड़े हैं उम्र में, एज में, उनकी कुंडली उठाओ किसी की भी, और उनमें आपको ये वाला संबंध दिख जाए, जैसे आपकी कुंडली में है शनि गुरु वाला, उनसे पूछो कि भाई आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रही, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन लोगों की कुंडली उठाओ, उनसे पूछो, जिन 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 लोगों के ज्ञाति कारक अमात्य कारक से संबंध बना रहे हैं, उनसे पूछो कि सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही, तो वो बताएंगे आपको। तो पर वो इसका भी, अब इसकी भी रेमेडी है, इसकी भी अब क्योंकि हमें पता लग गया ना पहले, तो इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। अब वो चैनलाइज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, है ना।